नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र की और महत्वपूर्ण परिभाषाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अर्थशास्त्र को और डिस्क्राइब कर लेते हैं। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और ये अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लेकर बना है, एक आइकोस और दूसरा नीमे। आइकोस का अर्थ है घर या गृह और निमी का अर्थ है प्रबंध। तो इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ गृह प्रबंध। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है एडम स्मिथ को, और इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। हमारे पास अर्थशास्त्र की मुख्य 4 परिभाषाएं हैं, जिन्हें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग समय पर दिया, जैसे जैसे अर्थशास्त्र विषय का विकास होता गया। तो मुख्य 4 परिभाषाएं हैं। नंबर 1 धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन। नंबर 2 भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। नंबर 3 दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा, स्केयरसिटी डेफिनेशन। और नंबर 4 विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन। अभी हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने सन 1776 में यह परिभाषा अपनी एक पुस्तक में दी, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने कहा अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। तो अब इस परिभाषा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, धन संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में दी। परिभाषा अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एडम स्मिथ ने ज़्यादा फोकस धन के ऊपर किया। धन अर्जित करना, वेल्थ एक्वायर करना ही प्राइम मोटिव था। फिर चाहे पर्यावरण का शोषण हो, लोगों का शोषण हो, तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी रहे। और धीरे धीरे समय के पश्चात फिर अगली परिभाषा हमारे पास आती है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। यह परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने सन 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी, जिसमें उन्होंने भौतिक पदार्थों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया कि कैसे उन्हें प्राप्त करना है और कैसे उनका प्रयोग करना है, ताकि चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कल्याण किया जा सके। तो पहले हम इस परिभाषा को अब लिख लेते हैं। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने सन 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी। परिभाषा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका प्रयोग करने से है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्यता के साधारण व्यावसायिक जीवन के साथ है और साथ ही साथ यह व्यक्ति के और समाज के कार्यों का अध्ययन करता है, अर्थात यह एक सामाजिक विज्ञान भी है। और किसके ऊपर फोकस करता है?
भौतिक कल्याण के ऊपर। लेकिन अन्य अर्थशास्त्रियों का यह मानना रहा कि ये जो कल्याण की धारणा है एकदम अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ जो कल्याण है उसको माप भी नहीं सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक नई परिभाषा आती है, दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा, स्केर्सिटी डेफिनेशन। यह परिभाषा 1932 में लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी। रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन दुर्लभ और साथ ही साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। तो किस प्रकार से उनका हमने चुनाव करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो मानवीय व्यवहार का यह अध्ययन था कि कैसे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ साधनों का चुनाव करना है। तो अब लिख लेते हैं दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा, स्केर्सिटी डेफिनेशन। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में सन 1932 में दी। परिभाषा: अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जो अर्थशास्त्र का संबंध है वह मानवीय व्यवहार से है, और साथ ही साथ आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन हैं वो दुर्लभ हैं, कम हैं, सीमित हैं, और सीमित साधनों के या दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो हमें क्या करना है? चुनाव करना है। यह काफ़ी व्यावहारिक परिभाषा है जिसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते रहे कि इसमें भविष्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, और इस परिभाषा को कुछ ज़्यादा ही सैद्धांतिक बना दिया गया है। तो इसके पश्चात हमारे पास अगली परिभाषा आती है, विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ डेफिनेशन। यह परिभाषा सैमुअल्सन ने दी। सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान माना, और इसके अंतर्गत यह बताया गया कि कैसे सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है ताकि समाज के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सके, और साथ ही साथ जो उत्पादन हुआ है उसका न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ डेफिनेशन। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाएं थी। एक बार फिर से चलते चलते अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने, और विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन ने। तो अब नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय।